नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। आज गुजरात विधानसभा के पहले चरण की सीटों के लिए चुनावी प्रचार का अंतिम दिन रहा। पहले चरण में 89 सीटें हैं और 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। गृह मंत्री ने थासरा, खेड़ा और अहमदाबाद में मौजूदगी अपनी दर्ज कराई चुनावी रैलियां करके। तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अहमदाबाद के बहरामपुरा में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री पर तीखा हमला करते हुए कह दिया कि हर चुनाव में उन्हीं का चेहरा दिखता है, तो क्या उनके रावण की तरह सौमुख हैं। और इस भाषण पर बीजेपी ने गहरा एतराज जताया। बीजेपी ने कहा है कि ये प्रधानमंत्री और गुजरात का अपमान है। तो उधर बीजेपी कांग्रेस पर वार का मौका ढूंढ ही रही थी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के एक दिन निकालकर, आपको याद होगा, गुजरात में अपनी चुनावी रैलियां की थी। और आज आपको बता दें, उन्होंने इस रैली में ना प्रधानमंत्री और ना चुनावों का नाम लिया था। बहरहाल आज उज्जैन में राहुल गांधी ने पहले महावीर जी की तपोभूमि गए और उसके बाद महाकाल के दर्शन किए हैं। और अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली नगर निगम चुनावों को देखते हुए कई घोषणा की है। 4 तारीख को वोटिंग है, 7 को नतीजे आएंगे। तो आइए सीधे हमें बताया जा रहा है, सचिन पायलट कुछ बोल रहे हैं, पहले आपको सुना देते हैं क्या कहना है। जैसा मैंने कहा आपको, यात्रा का मैसेज बहुत शानदार है। पूरे मुल्क में यात्रा 1 माह से जा रही है और संदेश पूरे देश के हर राज्य के, हर जिले के, हर गांव में, हर घर में है। क्योंकि मुद्दा वही है राहुल गांधी जी का, जो आवाम के दिल के अंदर है। महंगाई की मार हो कमर तोड़ चुकी है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है और जो प्यार, मोहब्बत, भाईचारे की राजनीति होनी चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये मुद्दे आज पूरे देश के अंदर है। और राहुल गांधी जी पूरे देशवासियों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हुए यात्रा में जिस प्रकार से देखा आपने, भीड़ उमड़ पड़ी है, कोई कल्पना नहीं करता था। ये बीजेपी वाले तो इतने चिंतित हो गए हैं, इतने विचलित हो गए हैं, इसलिए वो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, यात्रा पे भी लगा रहे हैं, मीडिया पर दबाव बना रहे हैं और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको कह सकता हूं कि राहुल जी जिस रूप में कारवा लेके चल पड़े हैं और जो मैसेज दे रहे हैं जगह जगह पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी, कोऑर्डिनेशन मीटिंग के माध्यम से भी और पब्लिक मीटिंग के माध्यम से भी, मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर एक नई आशा की किरण जागी है कि आने वाले वक्त के अंदर। तो ये अहम तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजस्थान से आ रही हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ हैं और राजस्थान में यात्रा पहुंचने वाली है, उस पर बात करें। राहुल गांधी महाकाल के दर्शन कर निकले, आइए सुन लेते क्या कहना है। और फिर जो इस देश में तपस्या करता है उसको खत्म करते हैं, मतलब भगवान का अपमान करते हैं, क्योंकि तपस्या ही भगवान है। और हिंदुस्तान के किसान के अंदर भगवान है, मजदूर के अंदर भगवान है, छोटे दुकानदार के अंदर भगवान है, मीडिया वालों के अंदर भगवान है। तो जब ये लोग इस देश की तपस्या से चोरी करते हैं तो ये देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं, युवाओं को चोट पहुंचाते हैं, अगली पीढ़ी को चोट पहुंचाते हैं। 2000 किलोमीटर चले हैं, मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, अजीब सा है। आप देख लीजिए, चेहरे देख लीजिए, कोई थका नहीं है। ऐसे लग रहा है मुझे कि सुबह सुबह उठा हूं, नहा के आया हूं। मैं बता रहा हूं आपको क्यों, क्योंकि देश के तपस्वी बात समझ रहे हैं। किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, युवा बात समझ रहे हैं, कह रहे कि हां, देश के तपस्वियों का अपमान हो रहा है, बात समझ रहे हैं और इस यात्रा को मदद कर रहे हैं। यह कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, यह हिंदुस्तान की यात्रा है।
किसानों की यात्रा है, मजदूरों की यात्रा है, छोटे दुकानदारों की यात्रा है, युवाओं की, बुजुर्गों की, माताएं बहनों की यात्रा है, प्रेस वालों की यात्रा है। लिख नहीं पा रहे मगर है इनकी। और सारे के सारे लोग अपने तरीके से इस यात्रा की मदद करने। बच्चों ने पिगी बैंक दिया, 2 बच्चों ने महीनों पैसे बचा के पिगी बैंक दिया। कोई पानी दे रहा है, कोई परोठे दे रहा है, कोई अनाज दे रहा है, कोई घर से चाय ला रहा है, कोई चल रहा है, कोई चिट्ठी लिख रहा है कि मैं आपके साथ चल नहीं सकता हूं, मैं डरता हूं, सरकार से डरता हूं, मगर मैं आपके साथ हूं। बहुत लोग हैं। तो इस प्यार के लिए आपकी मदद के लिए दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये कभी मत भूलिए, ये कभी मत भूलिए, ये देश तपस्वियों का है और हिंदू धर्म भी तपस्वियों का है। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये थे राहुल गांधी महाकाल के दर्शन के बाद अपनी बार बार अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो उनके लिए एक तप के समान है और वो अपनी बात लगातार रख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, हम देश की बात में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। 2018 में शुरू हुई थी ये स्कीम। एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था एक तरीके से, जिसके जरिए राजनीतिक दलों को डोनेशन दी जाती है। इसका मकसद था कि जो पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता है, राजनीतिक दलों को जो दान या राशि दी जाती है उसका पता चलता रहे। तो आज ही इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, उसके अनुसार अगर हम आपको कुछ आंकड़े दें कि कहां पर सबसे ज्यादा ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिके हैं और कहां पर इसकी निकासी हुई है, कैश इन कराए गए हैं, वो आपको बताते हैं। तो मुंबई में आपको बता दें 2742 करोड़ के बिके, कोलकाता में 2,500 के करीब, हैदराबाद में करीब 2,000 के करीब, नई दिल्ली में 1,500 के करोड़ के करीब और चेन्नई में 1,000 करोड़ के करीब ये बिके हैं। और जहां पर सबसे ज़्यादा कैश या दिल्ली में कैसे कैश निकासी की गई, 62% दिल्ली में हुई है। दिल्ली में 6,748 करोड़ हुए हैं, निकाले गए। हैदराबाद में करीब 1,300 से ज़्यादा, 1,400 करोड़ हम कह सकते हैं। कोलकाता में 1,000 करोड़, भुवनेश्वर में 749 करोड़ की निकासी हुई। और सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जगदीप छोकर जी मौजूद हैं, एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। वो पारदर्शिता के लिए लगातार काम करते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। पहली बात तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगी, जो ये आंकड़े सामने आए हैं इनको आप कैसे देख रहे हैं, कैसे हम दर्शकों को समझाएं, इनका क्या मायने? देखिए, एक तो इनके ये मायने है कि 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा अभी तक दिए जा चुके हैं। दूसरी बात ये जो है कि सबसे ज्यादा बिके हैं मुंबई में और उनको कैश किया गया है सबसे ज्यादा दिल्ली में। इससे तो यही जाहिर होता है कि ज्यादातर पार्टियों के जो मुख्यालय हैं वो दिल्ली में हैं और ज्यादातर काम धाम दिल्ली से होता है, तो हो सकता है इसलिए वो दिल्ली में कैश किए गए हैं। इसके अलावा तो इसका और कोई खास इन आंकड़ों से यही पता लगता है कि दिल्ली में राजनीतिक गर्मा गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए वहां ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। ठीक है सर, तो जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे बहुत चर्चा में आए थे। इससे कहा गया कि चुनावी फंडिंग जो राजनीतिक दलों की होती है उसमें पारदर्शिता आएगी। फिर ये भी एक विवाद का मसला था कि भाई 20,000 से कम का है तो उसमें जो दान करने वाला उसके नाम रखने की जरूरत नहीं है। आप लोग शायद कोर्ट पे भी गए हैं इस लिहाज से। जरा बताइए कितने ये प्रासंगिक, कितने फायदेमंद या जरूरी अब रह गए हैं? क्या इससे पारदर्शिता आई है हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में? देखिए, ये जो कहा गया था कि इससे पारदर्शिता आएगी, वो तो अपने आप में गलत था। ये तो लाए गए इसीलिए थे कि पारदर्शिता जो थोड़ी बहुत है वो भी बिल्कुल ही खत्म हो जाए। क्योंकि जिस दिन 1 फरवरी 2017 को बजट स्पीच में उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर ने इनको इंट्रोड्यूस किया था, उसी दिन आफ्टरनून में एक मीडिया इंटरैक्शन में उन्होंने कहा था कि दी बॉन्ड विल बी बेयरर इन कैरेक्टर,
the identity of the donor will be anonymous, यानी कि ये ऐसे होंगे कि जिसके हाथ में हैं उसके हैं, जैसे कि करेंसी नोट होते हैं, और देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। अब नाम गुप्त रखना और पारदर्शिता होना, ये दोनों एक दूसरे के बराबर तो नहीं है, बल्कि एक दूसरे से उल्टे हैं। और उसी दिन से ये शक चलता आ रहा था कि ये पारदर्शिता को बिल्कुल खत्म किया जाएगा। और जैसे जैसे ये स्कीम फिर 2018 से लागू हुई, पहले साल में तो ये पता लगा कि जितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा दिया गया था उसमें से 95%, 95% सत्तारूढ़ दल या रूलिंग पार्टी को मिला था। तो इससे 2-3 बातें जाहिर हो चुकी हैं अब तक। एक तो ये कि इसको जब स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था वो असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किया गया था, क्योंकि इसको मनी बिल में शामिल किया था, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मनी बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात, इसमें जब बहुत से कानून, 4 या 5 कानून संशोधित किए गए, उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट शामिल है, कंपनीज एक्ट शामिल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट शामिल है और FCRA शामिल है। कंपनीज एक्ट में तो शामिल करके, इस कंपनीज एक्ट को संशोधित करके उसमें एक प्रावधान था कि जो भी कंपनी किसी राजनीतिक दल को चंदा देती है तो वो अपने जो पिछले 3 साल का मुनाफा है उसका 7.5% से ज्यादा नहीं दे सकती। ये 7.5% की जो सीमा थी, इसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। सर, अगर संक्षेप में क्या असर क्या है जब आप डोनर का नाम नहीं पता होता? कोर्ट में भी ये मामला है, शायद अब आगे सुना जाएगा दिसंबर में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ अगर इसका असर क्या हो रहा है, जो ये नाम अगर जी संक्षेप में सर जी। इसके 2 असर बहुत बड़े हो रहे हैं, बल्कि 3। एक तो ये कि जो राजनीतिक दलों को चंदा दिया जा रहा है उसके बारे में पारदर्शिता बिल्कुल खत्म हो गई है। इसलिए ये शक होता है कि हो सकता है काला धन इसके थ्रू दिया जा रहा हो। दूसरे, इसमें जितने कानूनों में संशोधन हुए हैं उन सबको इकट्ठा करके देखा जाए तो ये काले धन को सफेद करने का एक कानूनी रास्ता बना दिया गया है। तीसरी बात यह है कि इससे ये पॉसिबल हो गया है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी चाहे तो वो हिंदुस्तान में अपनी सब्सिडरी बना के उसके थ्रू राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती है, यानी कि विदेशी पैसा देश में राजनीतिक दलों के पास सीधे सीधे आ सकता है। चलिए, बहुत अहम पॉइंट। और चौथी बात एक और सुन लीजिए कि जो सत्तारूढ़ दल है उसको सारा पैसा मिल सकता है और ऑपोजिशन पार्टियों का पैसे का सिलसिला बिल्कुल बंद किया जा सकता है। ये बातें 4 अहम हैं। बिल्कुल, बहुत अहम बातें आपने कही हैं सर, और इससे जो चंदा देंगे वो दबाव भी बना सकते हैं। तो ये बहुत अहम हो जाता है, जिस तरह से सोच रहे थे कि भ्रष्टाचार जो हमारी पॉलिटिकल फंडिंग में ना हो, क्या जो अभी कुछ चुनौतियां या खामियां उसको दुरुस्त किया जा सकता है, इस पर सरकार को विचार करना होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हम देश की बात में, हम दिल्ली के चुनाव की बात कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज MCD चुनावों के लिए प्रचार में जुटे रहे। अरविंद केजरीवाल ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के हाथ मजबूत करने का एक तरह से वादा किया है। कहा है कि RWAs को मिनी पार्षद का दर्जा दे देंगे। अरविंद केजरीवाल ने आज घर घर जाकर वोट भी मांगे हैं और एक मौका देने की अपील की। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दक्षिणी दिल्ली के चिराग दिल्ली गांव में घर घर जाकर वोट मांगते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अच्छा काम करा दिल्ली के अंदर, बहुत अच्छा काम करा। और नहीं, ये तो दिल्ली सरकार में किया ना, तो नगर निगम के चुनाव है। जी हाँ जी, इन्होंने भी बहुत काम करा है, इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है दिल्ली के अंदर। अभी तक जो भी काम किया है, जल पानी का इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पानी की दिक्कत थी यहाँ पर, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, बहुत अच्छी सुविधा दी है पानी की। केजरीवाल ने चौपाल लगाकर लोगों को अपने काम गिनवाए और वोट देने की अपील की। तो पानी आ गया ना सबका, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपके पास आया हूँ, मेरे को बड़ी तकलीफ होती है, दिल्ली में कूड़ा कूड़ा हो रहा है चारों तरफ, बहुत गंदगी हो रही है।
चारों तरफ कूड़ा कूड़ा हो रहा है। एमसीडी का काम है, इन्होंने करा नहीं। एक मौका दे दो, आज आपकी आप प्रजापति मोहल्ले में कह के जा रहा हूँ, आप मौका दे दोगे मैं कूड़ा साफ कर दूंगा पूरी दिल्ली का। केजरीवाल ने दावा किया कि निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी 250 में से 230 सीट जीतेगी। वहीं बीजेपी की तरफ से लगातार जारी हो रहे वीडियोस पर भी अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा। हाँ, वो आज मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया। उस व्हाट्सएप में लिख रखा था कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दिल्ली वालों ने उनकी दुकान बंद कर दी। अब उन्होंने वीडियो कंपनी चालू करी है बीजेपी वालों ने। जैसे हर शुक्रवार को पिक्चर रिलीज होती है ना, इनका रोज एक वीडियो रिलीज होता है। 9 बजे मॉर्निंग शो शुरू होता है, बस एक ही शो होता है 12 बजे तक। उसके बाद वो शो खत्म, पिक्चर फ्लॉप हो जाती है इनकी सारी। उसमें पिक्चरों में, इनके वीडियो में ना तो कोई गाना ना कोई डांस, तो एक वो रिंकिया के पापा डाल देते किसी वीडियो में वो कौन सा है, बियर पी के बेबी नाची, क्या वो बेबी बियर पी के नाचे छम छम छम, कुछ डांस गाना डालते, सारी पिक्चरें फ्लॉप हो गई। 4 दिन से इनका कोई पिक्चर ही नहीं आ रही आजकल। निगम चुनाव 4 दिसंबर को होंगे, जिसके लिए शुक्रवार 2 दिसंबर की शाम को प्रचार समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाते जाते उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा कि बीजेपी जो है रोजाना जो है एक वीडियो रिलीज करती है और वो काफी बोरिंग किस्म का वीडियो होता है। तो ये टिप्पणी है जो वीडियो बीजेपी जारी कर रही है उसको लेकर, और ये पूरा एक तरह से डोर टू डोर कैंपेन और चौपाल थी चिराग दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की। चिराग दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पत्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आपको आगे ले चलेंगे। महाराष्ट्र नासिक के एक अनाथ आश्रम में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पूछताछ के बाद और लड़कियों ने भी साहस जुटाकर बताई अपनी व्यथा। नासिक में एक अनाथ आश्रम के संचालक पर नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पहले एक नाबालिग लड़की ने शिकायत की, पर जब आश्रम के संचालक को गिरफ्तार किया गया तो 5 और नाबालिग लड़कियों ने सामने आकर उसकी शिकायत की है। पुलिस देख रही कि इसमें और कोई भी शामिल तो नहीं है। जिस पर नाबालिगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वही उनका शोषण कर रहा था। नाम है हर्षल मोरे। 28 साल का हर्षल मोरे नासिक के मसरूल शिवरा में ज्ञानदीप गुरुकुल अनाथ आश्रम का संचालक है। आरोप है कि ये वहां रहने वाली नाबालिग लड़कियों को धमकाकर उनके साथ दुष्कर्म करता आ रहा था। 23 नवंबर को पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज हुई थी। एक लड़की ने कंप्लेंट दी थी कि ये आरोपी जो एक आश्रम चलाता है, वहाँ पर उसने रखा था कुछ लड़कियों को, लड़कों को। उसने एक लड़की ने कंप्लेंट दी कि उसने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। उसके कंप्लेंट के ऊपर पुलिस स्टेशन मसरूल में एट्रोसिटी एक्ट 376 आईपीसी और पोक्सो एक्ट से गुनाह दाखिल किया था। उसके साथ और जो लड़कियां बाकी थी, उन लड़कियों में से और 5 लड़कियों ने उसी तरह का स्टेटमेंट दिया जो इन्वेस्टिगेशन में पाया गया। इसलिए उस आरोपी को मैक्सिमम सज़ा हो, इसलिए अलग अलग लड़कियों के कहने के ऊपर अलग अलग गुने मसरूल पुलिस स्टेशन में दाखिल किए गए हैं। पुलिस ने हर्षल मोरे को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां कोर्ट ने उसे 30 नवंबर तक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक अनाथ आश्रम में गरीब घरों की 15 लड़कियां और 14 लड़के रहते थे। पुलिस जांच में पता चला है कि आश्रम को केवल चैरिटेबल ट्रस्ट से ही अनुमति मिली थी, अन्य कोई अनुमति नहीं थी। इसमें और इस जो लड़कियां उनसे और पूछताछ की जाएगी और इस जो अक्यूज्ड है उसके और कुछ कॉन्टैक्ट्स है क्या, उसके बारे में और तहकीकात की जाएगी। इस बीच महिला व बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करने के लिए एक समिति बनाई है और 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। नासिक से किशोर बेलसरे के साथ मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मणिपाल विश्वविद्यालय में एक छात्र को कसाब कहने के मामले में भले ही मैनेजमेंट ने शिक्षक को सस्पेंड कर दिया, लेकिन अब इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश के मुताबिक विवाद समझ में फेर की वजह से उठ खड़ा हुआ है।
उन्होंने सवाल उठाया कि रावण और शकुनी कहने से कौन नाराज होता है। मणिपाल विश्वविद्यालय के उडुपी सेंटर के इस वीडियो क्लिप का कंटेंट पीड़ा देने वाला है। छात्र मुस्लिम है तो शिक्षक ने उसको कसाब बता दिया। शिक्षक और छात्र के बीच बहस। No, it's not, sir. It's not. 26/7 was not funny. It's not funny. Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. Just like my son. No. Will you talk to your son like that? शिक्षक को मणिपाल विश्वविद्यालय ने सस्पेंड कर दिया, लेकिन कर्नाटक के शिक्षा मंत्री की राय है कि लोग बयान को ठीक से समझ नहीं पाए। सामाजिक जनजीवन में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। कई बार हम लोगों को कहते हैं कि तुम रावण या शकुनी की तरह व्यवहार करते हो। ये कभी मुद्दा नहीं बनता, लेकिन कसाब मुद्दा बन गया। हालांकि शिक्षक को ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि सवाल युवा से जुड़ा है। कांग्रेस इस मामले को बढ़ते सांप्रदायिक माहौल से जोड़कर देख रही है। यहाँ पर जितना जो धर्मांधता चल रहा है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, एक विद्यार्थियों में भी ऐसी एक भावना निर्माण करने की कोशिश चल रहा है, ये देश की एकता, अखंडता, समग्रता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैंगलोर, उडुपी और इसके आसपास के इलाके सांप्रदायिक तौर पर काफी संवेदनशील हैं। ऐसे में वीडियो क्लिप सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। हालांकि मणिपाल विश्वविद्यालय ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, आरोपी शिक्षक को फौरन सस्पेंड कर दिया। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्तियों को लेकर न्यायपालिका और केंद्र सरकार एक बार फिर से आमने सामने है। इधर सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को मंजूरी ना देने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 20 नामों की फाइल कोलेजियम को आपत्तियों के साथ वापस भेज दी है। हालांकि आज 2 नामों को सहमति जताई है उस पर। जजों की नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच खटास अब बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजे गए 20 नामों की फाइल आपत्तियों के साथ कॉलेजियम को वापस भेज दी है। इनमें से 9 नाम ऐसे थे जिनकी सिफारिश कॉलेजियम ने दोहराई थी, जबकि अलग अलग हाईकोर्ट के लिए 11 अलग नामों की सिफारिश की गई थी। लेकिन केंद्र सरकार ने आपत्ति जताते हुए ये सारी फाइलें वापस कर दी हैं। Well, according to me, Supreme Court is extremely mild to the central government. I also have differences with the collegium system, and I am praying that it should, correct itself and it should reinvent itself. But that is the system, that is the law of the land. If we stop following a judgment of the Supreme Court, then it will be anarchy. And if Government of India starts doing it, then every private citizen can also do the same and say that you didn't do anything to the Government of India. Why do you expect? Why should you do it to me? So actually, contempt notices should have gone to the law minister today. But the Supreme Court is being a little. They don't want to probably. They want to do it in a more conciliatory way, which may be right from their perspective. But I think it's giving a very wrong signal. इस बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम द्वारा भेजी गई सिफारिशों पर महीनों से बैठे रहने के लिए केंद्र सरकार को खरी खरी सुनाई। अदालत ने कहा, 2 महीने से सिस्टम ठप है, सरकार फाइलों पर बैठी है, ऐसे में पूरी प्रक्रिया हताश हो रही है। सरकार को जमीन के कानून का पालन करना होगा, हमें न्यायिक आदेश देने पर विवश न करें। सरकार कोई भी ये नहीं चाहेगी कि उनका जजेस के अपॉइंटमेंट में एकाधिकार जो है उसमें किसी और की भागीदारी हो। और यूपीए सरकार के जाने के बाद जब एनडीए सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बनी,
तो सबसे पहला जो उन्होंने एक बड़ा संवैधानिक कदम उठाया वो कोलिजियम के सिस्टम को समाप्त कर एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने का था। और ये बात बिल्कुल सही है कि उस कदम को उठाने में सरकार के साथ पूरा विपक्ष था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के कोलिजियम को एलियन बताने वाले बयानों पर भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये नहीं होना चाहिए था। जजों की नियुक्ति को लेकर यह लड़ाई कोई नई नहीं है, सालों से ये टकराव चलता रहा है। सरकार एनजेसी लेकर आई, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, अब फिर केंद्र सरकार एक बार टकराव के मूड में है, लेकिन वो ये भूल गई कि वर्चस्व की इस लड़ाई में उस आम जनता का क्या होगा जो सालों से इंसाफ की आस में भटकती रहती है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद फिर से भड़कने लगा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और सियासी बयानबाजी के बीच कर्नाटक की सीमा के करीब महाराष्ट्र के कुछ गांवों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कर्नाटक के समर्थन में नारे लग रहे हैं और ग्रामीण महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। हाथों में कर्नाटक का झंडा, कंधे पर झंडे के रंग के स्कार्फ टांगे कर्नाटक सरकार की जय नारे लगाते मार्च निकाल रहे ये लोग महाराष्ट्र के सांगली जिले से हैं। कर्नाटक सरकार के बेटे बेटो कर्नाटक की सीमा से सटे जत तालुका के तिकोंडी गांव के निवासी आरोप लगाते हैं कि महाराष्ट्र सरकार पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी उनकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर रही है। इसलिए इनका गांव कर्नाटक में शामिल होना चाहता है। 8 दिनों के बाद आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। 8 दिवसात तुम्हाला अजून विनंती आहे। 8 दिन के अंदर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और जल संपदा मंत्री इन सब ने जत तालुका में आके एक सभा आयोजित कर हमारी समस्याओं का हल निकालें। नहीं तो हम 8 दिन के बाद कर्नाटक में शामिल होने के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे और वहाँ के मुख्यमंत्री बोमई जी को हम यहाँ बुला के उनका सत्कार करेंगे और आपको टाटा बाय बाय करेंगे। तुम्हाला टाटा करणार है। हम लोगों ने महाराष्ट्र में होने के बावजूद कन्नड़ भाषा में पढ़ाई की है। हमें ठीक तरीके से मराठी भी बोलने नहीं आती है, क्योंकि यहाँ कोई ना तो महाराष्ट्र सरकार से और ना ही कोई मंत्री आता है, ना कोई सुविधा हमें मिलती है। उचित मराठी भाषा भी नहीं है। हम महाराष्ट्रियन हैं, बोलने में हमें शर्म आती है। चांगला स्टूडेंट असते ना त्यांना नौकरी भेटत नाही। महाराष्ट्र और कर्नाटक में सीमा को लेकर विवाद कोई आज का नहीं बल्कि 50 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये मामला करीब 18 सालों से सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई चल रही है। लेकिन इसी बीच कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई द्वारा जत तालुका और अक्कलकोट के साथ सोलापुर के कुछ कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाए जाने संबंधी दावा करने के बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा मुद्दे पर एक नए सिरे से बहस छिड़ गई है। इधर पत्रा चौल घोटाला मामले में जमानत पर बाहर आए संजय राउत पर अब महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सीमा विवाद को लेकर मार्च 2018 में विवादित बयान देने के मामले में कर्नाटक की बेलगांव कोर्ट ने राउत को 1 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। वहीं कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर दोनों ही राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। 3 दिसंबर को महाराष्ट्र से 2 मंत्रियों का दल बेलगावी जाने वाला है। सांगली से रॉबिन्सन डेविड के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का अब 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट होगा। उसका पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो चुका है। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा आफ्ताब से अलग होना चाहती थी और इसी बात से आफ्ताब नाराज था। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा की हत्या सोची समझी साजिश के तहत की गई। आफ्ताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट अब 1 दिसंबर को होगा। इसके लिए पुलिस ने कोर्ट से इजाजत ले ली है। उसका पॉलीग्राफ टेस्ट सोमवार को पूरा हो चुका है। मंगलवार को उसको कड़ी सुरक्षा में एफएसएल रोहिणी लैब में लाया गया और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद उसके शरीर के पैरामीटर चेक करने के लिए मेडिकल जांच हुई। इस दौरान एफएसएल लैब के बाहर बीएसएफ और दिल्ली पुलिस तैनात रही, क्योंकि सोमवार शाम जिस जेल वैन से वो जा रहा था उस पर 5 लोगों ने
तलवार से हमला कर दिया था। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आताफ अमीन पूनावाला का पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा है। जिस तरह से सोमवार की शाम उस पर हमला हुआ, उसके बाद दिल्ली पुलिस के अलावा यहाँ पर बीएसएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं ताकि उस पर कोई हमला न करने पाए। आप देखें कि बीएसएफ के जवान यहाँ पर हथियारबंद जवान जो है वो तैनात हैं और दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और अंदर जो आरोपी आफताब है उसका पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा है। आज हमारी जो एफएसएल की टीम है ना, उसने आफताब के जो पॉलीग्राफ टेस्ट है सारे कंप्लीट कर लिए। जी सर, कितने दिन ये जो है पूरा टेस्ट चला और कैसा कब तक पुलिस को रिपोर्ट? पिछले वीक से ये टेस्ट चल रहे थे और आज ये कंप्लीट हो गए। पुलिस को रिपोर्ट कब तक दे देंगे सर? बहुत हमारी डायरेक्टर मैडम के आदेश है कि इस केस को हमने प्रायोरिटी पे लिया हुआ है और बहुत जल्दी ही रिपोर्ट सबमिट कर। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिसके जरिए ये पता चल सके कि श्रद्धा की हत्या कब हुई, उसे मौत से पहले काटा गया था या फिर बाद में। इसीलिए पूरी जांच परिस्थिति जन्य सबूतों पर टिकी है। अभी तक महरौली के जंगल और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से तकरीबन 13 हड्डियां मिली हैं। जंगल और आफताब के फ्लैट से कई हथियार मिले हैं। घर से कुछ कपड़े मिले हैं। बाथरूम, किचन, बेडरूम तीनों जगहों से खून के निशान मिले हैं। पेटीएम, बम्बल, जोमेटो, ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म से जवाब मांगा है। आरोपी ने 18 मई के बाद जोमेटो से खाना कम मंगाना शुरू किया था। आफताब के 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा ने आफताब को छोड़ने का फैसला 3 मई को कर लिया था, लेकिन आफताब इसी बात से नाराज था। अभी तक की जांच में ऐसा लग रहा है कि आफताब की नई गर्लफ्रेंड भी एक विक्टिम थी। उसे जब श्रद्धा के बारे में पता चला तो वो सदमे में आ गई। दिल्ली पुलिस का ये पूरा केस सर्कमस्टांशियल सबूतों पर टिका हुआ है। पहले ये साबित करना है कि श्रद्धा की हत्या हुई है, फिर हत्या का मकसद साबित करना है और फिर सबूतों के साथ कोर्ट में ये साबित करना है कि हत्या आफताब ने ही की है, क्योंकि पुलिस के पास अभी तक आफताब की बताई हुई कहानी है। सबूतों के तौर पर ठोस कुछ खास नहीं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात मध्य प्रदेश की। सुबह 5 बजे मुर्गा बांग दे रहा था तो पड़ोसी ने मुर्गा मालकिन की थाने जाकर शिकायत कर दी है। यह अजीबोगरीब मामला इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र का है, जहां एक डॉक्टर मुर्गे की बांग से परेशान होकर थाने चले गए। डॉक्टर आलोक मोदी ने थाने में शिकायत की। उनके घर के पास में एक महिला मुर्गे पालती हैं। रोजाना सुबह 5 बजे मुर्गे बांग देता है, जिसके कारण वो परेशान है। शिकायत आने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है। पब्लिक पोल्यूशन के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर आलोक मोदी देर रात तक घर लौटते और कई बार मुर्गा बांग देकर उन्हें उठा देता है। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।